तैयारी कर रहे होंगे तो आप हिंदी पर अपना फोकस कर सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपके सामने वह है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है सीखने और प्रदर्शन के लिए एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को यदि देखें कि पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पर्यावरण यानी कि ईवीएस विषय के अंतर्गत आपके सिर्फ भाषा का ही विकास नहीं बल्कि विज्ञान का भी विकास होता है, सामाजिकता का भी विकास होता है, सांस्कृतिक विचार भी बच्चे के अंदर आते हैं। तो विविध क्षेत्र का जो है विकास पर्यावरण के अंतर्गत होता है। और वैसे भी आपके केवल जैसे शब्द जहाँ कहीं भी मिल जाए वो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो उस ऑप्शन को गलत कर देना है। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन देखें तो अच्छी देखभाल द्वारा पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर देता है। मान लीजिए बच्चे को जन्मजात से ही क्या है, किसी अंग में टेढ़ापन है या किसी इस प्रकार की समस्या है जो बाद में ठीक नहीं हो सकती, तो पौष्टिक आहार देने से वह ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। पूरी तरह से जीनों पर निर्धारित होती है, तो किसी एक चीज़ पर पर्टिकुलर जोर नहीं देना है, ये भी चीज़ आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जीन पर अगर सारी चीज़ें निर्धारित हों तो हमें सीखने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी हमारे जीवन में आनुवांशिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही साथ पर्यावरण भी बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देता है। तो आप पीवाईक्यू कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना है जो सिर्फ पीवाईक्यू कराता ही ना हो बल्कि उसके अर्थ को समझाता और साथ ही साथ उससे बनने वाले कैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सही प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो निगेटिव पूछा गया है कि कौन सा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि जो निरंतर अधिगम की बात करते हैं वह आपके कौन करते हैं, तो वह आपके स्किनर हो गया। ये लोग किसकी बात करते हैं, अभ्यास की। तो त्रुटि, अभ्यास, इन सब चीज़ों के बारे में आपके अलग मनोवैज्ञानिक हैं। वहीं अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे कहते हैं कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल होता है। और बच्चे की सोच वयस्कों से बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से कैसी होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये कथन भी पियाजे का है। बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, ये भी पियाजे ने कहा है। बच्चे अपने पर्यावरण में क्रिया करके सीखते हैं, ये भी पियाजे के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका गलत हो जाएगा और गलत ही आपसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 2 है प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन नंबर 3 है अहम्मान्यता। ऑप्शन नंबर 4 है अनुत्क्रमणीयता। तो यदि आपने पियाजे का सिद्धांत पढ़ रखा है तो आप इसे आसानी से कर पा रहे होंगे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के 4 स्तर बताए हैं और जिसमें उन्होंने इंद्रिय यानी कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो संज्ञानात्मक विकास है उसको बांटा है। और सभी जो चरण हैं उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उनके बारे में भी बताया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसका विचार नहीं है। अन्य आपके ध्यान केंद्रण की प्रवृत्ति, अहम्मान्यता, अनुत्क्रमणीयता और साथ ही साथ आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं। और क्या गुण हो सकते हैं इसके, तो उसे भी देख लीजिए। और इसके गुण हो सकते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, एक बार से ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है जैसे ध्यान केंद्रण की प्रवृत्ति है, अहम्मान्यता है, अनुत्क्रमणता है, साथ ही साथ अविलोमिता है, केंद्रीकरण है, संरक्षण का अभाव भी देखने को मिलता है। जैसे आकृति में क्या नहीं कर पाएगा, डिफरेंस नहीं कर पाएगा। जैसे आपने कमल की इसको क्या किया,
बाद में आपने बिगाड़ दिया, कहा बूंद कहाँ से आई, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो आकृति में जो होता है उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। कृत्रिमता होती है, अतार्किक चिंतन होता है, और गिनती वर्णमाला क्रम की यहीं से शुरुआत हो जाती है। बच्चे काल्पनिक खेल भी खेलने लगते हैं। तो जितने भी इस अवस्था के गुण होते हैं वो सब आपने देख लिए होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4, जिसमें कहा गया है कि यक्ष के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा जो खेल है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रश्न को अगर 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आंसर बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो आपके 3 विकल्प होंगे वो सही दिए गए होंगे, एक के अलावा मतलब एक विकल्प आपका गलत दिया गया होगा। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, खेलने से क्या होता है, हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो सक्रिय होती हैं, साथ ही साथ हम बैलेंसिंग भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। उनकी इंद्रियाँ उत्तेजित करते हैं, ये भी ठीक है। समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ऐसा नहीं है, समय बिताने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। वे नए कौशल को हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। जो गलत पूछा गया था वही आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? प्रश्न संख्या 1 है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 3 है क्या आप इसी तरह की परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। तो कौन सा प्रश्न हम बच्चों से करें जिसमें बच्चों को अधिकतम सोचने की आवश्यकता पड़े, रचनात्मकता की आवश्यकता पड़े, सृजनात्मकता की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे प्रश्न को यानी ऐसे विकल्प को आपको चुनना है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो सीधा सा आंसर होगा हाँ या नहीं में। तो यहाँ ज़्यादा प्रयास करने की बच्चे को आवश्यकता नहीं पड़ी है। सही जवाब क्या है, तो यदि पता है तो देगा, नहीं पता है तो नहीं देगा। क्या आप इस परिस्थिति या स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जो इसी तरीके की हो? तो बच्चे सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे, लेकिन उससे बेहतर यह है कि आप इस समस्या के विभिन्न तरीकों से हल किए जाने को बता सकते हैं, यानी कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। कोई बच्चा सही बताएगा, कोई बच्चा गलत बताएगा, कोई बच्चा सही जगह तक पहुँचते पहुँचते कुछ चूक जाएगा, कोई बच्चा एक ऐसा अनोखा तरीका बताएगा जो शायद उस समय किसी बच्चे के दिमाग में ना आ रहा हो। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपना विचार देने में सक्षम होंगे और सभी के विचार अलग अलग होंगे, कहीं पर भी कॉपीराइट नहीं होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि सभी को बोलने का मौका भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आपको उसी विकल्प को चुनना है जो कई चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हो। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताना है। विकल्प संख्या 1 है करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर 2 है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। नंबर 3 है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। देखिए, लेबलिंग करना, पट्टा देना, नाम देना, ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल निगेटिव है। ये तो आपको कभी भी भूल के भी नहीं करना है। परियोजना विधि, क्षमता समूह और रैंकिंग। रैंक काहे की रैंक? बच्चे को रैंकिंग में क्यों लाना भाई? रैंक की वजह से होड़ लगेगी, गला काट प्रतियोगिता होगी, जो कि निगेटिव है, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे भी आपका रैंकिंग दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल ठीक होगा। विकल्प संख्या 1 ही आपका प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्या करना है कि बच्चे करके सीखेंगे, परियोजना विधि होगी, सहयोग से सीखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यानी शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है, ऐसा बताने वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर 4 है जीवन सच्चा शिक्षक है। तो देखिए, जीवन सच्चा शिक्षक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो जीवन सच्चा शिक्षक नहीं है, बल्कि यहाँ शिक्षा को जीवन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन विकल्प आपका 4 गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए, स्कूल की तो आवश्यकता प्राचीन समय से ही, गुरुकुलों से भी ये प्रथा चली हुई आ रही है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। शिक्षा लंबे समय तक चलानी है, क्यों चलानी है लंबे समय तक?
बच्चा जितने समय में चीज़ों को सीख पाए हमें उतने समय में ही सिखाना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है। तो विकल्प संख्या 3 आपका सही हो जाएगा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जो स्वयं ही जीवन की तरह दिखाई दे, यानी जैसा हम जीवन जी रहे हैं और जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाएं तो हमें ये लगे ये तो हम अपना ही जीवन जी रहे हैं, अपना ही समाज देख रहे हैं, अपनी ही संस्कृति देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जब शिक्षा होगी तो उसको हम कहेंगे कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8 और जिसमें कहा गया है कोहलवर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, यानी कोहलवर का सिद्धांत यदि आपने पढ़ रखा है तो आप बताएंगे कि इनमें से दिए गए विकल्प में से किसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का एक सहयोग समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 2 है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 है नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। और ऑप्शन नंबर 4 है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से बच्चे जो है अपनी प्रत्येक अवस्था में नैतिक विकास और तर्कणा को अलग अलग तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं और अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। तो वहाँ पर इनका क्या देखने को मिलता है, इनका अलग अलग जो है अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसा कहना कि बच्चे जो है नैतिक दार्शनिक होते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो विकल्प संख्या 1 सही होगी कि उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात की जाए तो अगर आपको ये चीज़ें डिटेलिंग में पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि ईजिली भाषा में आपको इस तरह बता दूं कि आपको रटना ना पड़े। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर टू क्या बताता है? ऑप्शन नंबर 1 है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन नंबर 2 है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन नंबर 3 है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए, सहयोग वापस ही ले लिया जाएगा, ये बात ठीक है कि एक सहयोग को देना है फिर उसे वापस ले लेना है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि विकासात्मक जो क्षेत्र है, निकटवर्ती विकास, उसे कौन संदर्भित कर रहा है। तो उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं ले लेगा तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे को दूसरे की सहायता लेनी होती है। उस चरण को जब बच्चा अधिकतम विकास संभव हो नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मान लीजिए एक पजल बच्चा सॉल्व कर रहा है और उसने उस पजल की सारी लाइनों को मिला लिया है और लगभग ये लाइन एक वो मिलाने ही वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कुछ संशय हो रहा है जिससे वह अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है। तो किसी बड़े के द्वारा उसको इस कार्य को पूरा करने में जो मदद दे दी गई है वही हो गई है उसकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जिसे देने वाले कौन है? तो वाइगोस्की है। इन्होंने सामाजिकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, इस चीज पर भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 10 में बताया गया है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, यानी कि जो ना तो आपका स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, उभयलिंग व्यक्तित्व आप किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 है में दृढ़ अहंकारी होने की आदत होती है। ऑप्शन नंबर 4 समाज में प्रतिनिधिवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा होगा आपका? उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होगा वह हो जाएगा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुणों का समायोजन देखने को मिलता है। अहंकार का लिंग से कोई प्रभाव नहीं है, लिंग रूढ़िवादिता इनका भी प्रभाव नहीं है। स्त्री के लक्षण प्रदर्शित करने वाला यदि वह पुरुष है तो वो क्या कहा जाएगा? वो स्त्रीलिंग में ही आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर स्त्री और पुरुष दोनों के गुण प्रदर्शित कर रहा है, दोनों का समायोजन है, तो वह उभयलिंगी में जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे एक्स को छोड़कर, तो किसको छोड़कर? मीडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है समाजीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है संस्कृति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है ट्यूशन के द्वारा। तो इनमें से अगर एक को छोड़ दें तो बाकी बच्चे एक्स को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है।
तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसे कहेंगे ट्यूशन। और अगर यहाँ पर भी मैं बात कर लूँ तो अभी भी आपकी एक क्लास या ट्यूशन ही चल रही है और इसमें ना ही कोई लड़की है ना ही कोई लड़का है। चाहे कोई लड़की पढ़ाए, चाहे कोई लड़का पढ़ाए और चाहे कोई पढ़ने वाले व्यक्ति हों, यहाँ पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि संस्कृति में आपको लिंग से संबंधित भेदभाव मिलेंगे, वही समाज में भी मिलेंगे और मीडिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, और 12 में कहा गया है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर 4 है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो जो मानकीकृत परीक्षण है वे क्यों जो है सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक यानी एक क्राइटेरिया तय करना, और आपने यदि कोई क्राइटेरिया तय कर लिया है कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक ही चल सकता है, यहाँ से यहाँ तक ही चल सकता है, तो वह अपनी क्षमता का, अपनी जो उसके अंदर प्रतिभाएं हैं उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो विकल्प संख्या 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपसे कहा गया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी, जब आपको हिंदी में कहीं भी डाउट हो तो आप थोड़ा सा इंग्लिश का भी सहारा लीजिए, यानी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधिक मानी एक से अधिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वह कहता है कि ऑप्शन संख्या 1 है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन संख्या 2 है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 3 है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। 4 है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल, यानी कि एक से अधिक। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यानी एक ही व्यक्ति में संगीतिक बुद्धि भी हो सकती है, भाषाई बुद्धि भी हो सकती है और चित्रांकन वाली बुद्धि भी हो सकती है, साथ ही साथ गणितीय बुद्धि भी हो सकती है। तो एक ही व्यक्ति में आपको कई प्रकार की बुद्धि देखने को मिल सकती है। और ये सिद्धांत बहुबुद्धि का देने वाले कौन थे, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था कि कुल 10 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें भाषाई है, गतिक है, आपके इसी के साथ साथ आपकी संगीतिक बुद्धि है, अन्य आपकी बुद्धियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें पूछा गया है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी सीखने के लिए बच्चे के लिए क्या क्या उपयोगी है इसका मूल्यांकन करना, फिर क्या करना कि सीखने के मूल्यांकन यानी जो बच्चे ने सीख लिया है उसका मूल्यांकन, तो दोनों में किसका उपयोग कर सकता है। ऑप्शन संख्या 1 है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन संख्या 2 है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन संख्या 3 है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन संख्या 4 है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। मैंने आपको पहले ही बताया था उन विकल्पों को चुनना है जहां एक से अधिक आपको विविधता देखने को मिले, जहां पे आपको कई सारी अर्थ मिले। तो ऐसे विकल्प को यदि आप जब चुनेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि जो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन जब दोनों मूल्यांकन करता है तो वहाँ पर विकल्प संख्या 4 नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा बच्चों की प्रगति की निगरानी करके और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। तो बच्चे के लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित करना है, वो अपनी जो लक्ष्य है वह स्वयं ही निर्धारित कर सकता है, हमें बस उसका सहयोग करना है। तो विकल्प संख्या 1 आपका सही होगा बच्चे की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित 3 विकल्प होंगे और एक नहीं होगा। तो इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। 3 है कि यह भिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। 4 है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो बहुत पहले ही बताया था लेबलिंग नहीं करनी है, कोई भी पट्टा, नाम इत्यादि नहीं देना है। 3 की बात करें विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, यह विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित है, ये भी ठीक है। ये अधिगम प्रक्रिया का अंग है, ये भी ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये भी ठीक है। तो जो गलत है वही आपसे पूछा गया था, तो विकल्प संख्या 4 ही क्या होगी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16, और इसमें कहा गया है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता यानी प्रतिभाशालिता एक्स के कारण हो सकती है। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मैं आपका एक भी सेकंड जाया नहीं कर रही हूँ, तो पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस कंप्लीट करवा सकूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विकल्प संख्या 1 है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया जो प्रतिभाशील बच्चे के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है, यानी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया बिल्कुल सही विकल्प है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प संख्या 1। ये तीनों चीज़ें भी आवश्यक हैं, ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा वह विकल्प संख्या 1 होगी, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण यदि दोनों परस्पर रूप से सही अनुक्रिया, सही अंतःक्रिया कर रहे हैं तो बच्चे प्रतिभाशाली अवश्य बनेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक रूप से वंचित या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें कक्षा में कैसे माहौल की आवश्यकता होती है। विकल्प संख्या 1 है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन संख्या 3 है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण, क्यों वर्गीकरण करना भाई, अलग ही कर देंगे तो समावेशी शिक्षा ही नहीं रहेगी। और आपके जो सीटेट बात करता है वो समावेशी शिक्षा पर बात करता है, तो यहाँ विकल्प 1 और 2 में आप अटक सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा कि अच्छा व्यवहार सिखाता है। देखिए जब हम उसके साथ अच्छी चीज़ें करेंगे तो व्यवहार आप रूप ही अच्छा हो जाएगा। तो विकल्प संख्या 2 यहाँ पर ठीक होगी कि उनके भाषाई और सांस्कृतिक ज्ञान को महत्व देता है, साथ ही साथ उनके इस जो ज्ञान है, कौशल है, उसका उपयोग भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यदि बच्चे सृजनात्मक हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो उनके द्वारा जो हस्तक्षेप है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन संख्या 2 है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन संख्या 3 है, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन संख्या 4 है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका ठीक होगा वह होगा विकल्प संख्या 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर हम उनके हस्तक्षेप को निर्भर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19, जिसमें कहा गया है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यानी अति संवेदनशील बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सा तरीका सही नहीं रहेगा। तो नहीं वाला है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्रश्न विकल्प संख्या 1 है, एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। नंबर 2 है, अधिगम वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। नंबर 3 है, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। नंबर 4 है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो देखिए बच्चे को डांटना नहीं है, कहने के लिए हैं ये बातें, इनको भी याद रखिएगा कि ये चीज़ें व्यवहारात्मक नहीं है। ना ही आप इनका उपयोग करने लगिए जो सीटेट में पढ़िएगा, वरना बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं दबने वाले हैं। लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग आंसर यही सही होगा कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये अति सक्रिय बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। उसके अंदर ज़्यादा सक्रियता है तो उसे कार्य अधिक देना, थोड़ा सा स्तर बढ़ा देना, लेकिन क्या करना कि उसे डांटना, फटकारना, मारना, घसीटना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, यानी कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं तो ये पैटर्न अलग अलग हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। तो विकल्प संख्या 3 ही आपकी ठीक हो जाएगी, सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, क्योंकि वह अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। यदि आप शिक्षक हैं, कक्षा में समस्या हल कर रहे हैं तो आप किस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, इस चीज़ पर याद रखेंगे। पहला है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। फिर है आपका बिल्कुल करेंगे चर्चा। और नंबर 2 है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। नंबर 3 है, सोच विचार का परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। तो अभिसरण आप समझ रहे हैं ना, यूज वोकाबुलरी आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर।
तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना ये आप नहीं करेंगे, तो विकल्प संख्या 4 ही क्या होगी आपकी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 यानी 22, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है। तो आपके 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताई हैं, तो मैकडूगल ने बताई हैं। और मैकडूगल ने जो बताए हैं उनके बारे में कहा गया है कि एक इनमें से कौन सी नहीं है। तो स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है, इनमें से कौन सा एक संवेग नहीं है। तो प्रश्न संख्या यदि हम 22 की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डर, और डर आपका क्या नहीं है, एक प्रकार का संवेग नहीं है। बाकी स्मृति है, ध्यान है, उत्तेजना, सॉरी एक प्रकार का संवेग है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। स्मृति आपका संवेग नहीं है, ध्यान आपका संवेग नहीं है, उत्तेजना आपका संवेग नहीं है, जबकि डर और भय आपका क्या है, एक संवेग है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका पलायनवाद। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 23, और इसमें कहा गया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। एक बच्चा कहता है कि मैंने देखा है कि दूध बूथ पर जो दूध बनता है वो मशीन से निकलता है। तो ये कैसी बच्चे की सोच है, कौन सा विकल्प इसके लिए आप चुनेंगे। ऑप्शन संख्या 1 है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान या अनावरण है। ऑप्शन संख्या 2 है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो परिवार और प्रेरक वातावरण का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। बच्चे ने गाय नहीं देखी, क्यों नहीं देखी, बच्चे ने खूब गाय देखी, उसने दूध भी निकलता देखा होगा, लेकिन यहाँ वह दूध बूथ से जब दूध लेकर के आया है तो इसने ये भी देखा है कि वहाँ से भी दूध क्या हो रहा है, उत्पादित हो रहा है। तो ये विकल्प भी गलत होगा। दुनिया के बारे में सीमित ज्ञान है, ऐसा भी नहीं है। बच्चा बहुत ज्ञानी होता है, वो पैदा होते ही ज्ञान का भंडार लेकर के आता है। तो विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगी कि उसका जो जवाब है वह उसके स्वयं के द्वारा खरीदे गए दूध पर आधारित अनुभव के आधार पर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, सबसे अच्छा विकल्प आपको चुनना है। तो अपने ही लिए चुनना है ना, बेहतर चुन लीजिए। विकल्प संख्या 1 है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। यानी आपकी नज़र में क्या है, बेहतर शिक्षक क्या है, जो अनुशासन बनाए रखे। 2 है शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। 3 है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। 4 है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम अनुशासन को बनाए रखे हुए हैं, और अनुशासन इतना ज़्यादा मेंटेन कर रखा है कि बच्चे की मजाल क्या है कि वो चूँ कर जाए, मतलब आंसर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। अगर गलत लिख लिया है तो नहीं भैया अनुशासन है, पूछ ही नहीं सकते। तो ऐसा अनुशासन गुरुकुल वाला नहीं बनाना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना है, यानी अपने विचारों को समाहित नहीं करना है, जो पुस्तक में लिखा है वही रटाए जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोहराने के लिए समय देना है और उससे पूरा करना है, ये भी आपका ठीक नहीं होगा। जबकि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यहाँ बच्चा स्वयं सक्रिय है, स्वयं कार्य कर रहा है, तो ज़्यादा सीखेगा। जिस विकल्प में बच्चे सक्रिय हैं, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे संवाद कर रहे हैं, बच्चे रचनात्मकता कर रहे हैं, सृजनात्मकता कर रहे हैं, विविध अर्थों को समेटे हुए जो विकल्प है वही आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगला है प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। उस कक्षा का चयन कीजिए जो कक्षा कैसी है, समृद्ध है, समृद्ध है, बिल्कुल उस कक्षा का चयन आपको करना है। मैंने कहा प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, यकीन मानिए उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। तो विकल्प संख्या 1 है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। वाह, ऐसी कक्षा समृद्ध कभी भी नहीं हो सकती जिसके बारे में बच्चे समझ ही नहीं पा रहे। विकल्प संख्या 2 है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। तो ऐसा तो हमने सभी ने बीटीसी बीएड में पढ़ा होगा कि प्रत्येक कक्षा में एक कोना होता है, और उस कोने में क्या होता है, बाल साहित्य या आपके पाठन क्रिया से संबंधित जो आपके उपकरण हैं, मॉडल हैं, चित्र हैं, चार्ट हैं, बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। 3 है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए, यानी कि एक ही बार लाया जाएगा, बाकी टाइम बच्चा क्या करे, सिर्फ दूर से देखे, तो ये वाला गलत ही होना है।
पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो ऐसी भी योजना नहीं बनानी जिसमें बच्चे स्वयं को बंधा हुआ महसूस करें, बल्कि विकल्प संख्या 2 आपका ठीक हो जाएगा कि खुली गतिविधि वाली कक्षा, जिसमें बच्चे स्वयं से अपनी इच्छा से जब चाहें किताबों को उठाएं, पढ़ें, देखें और उससे सीखें। विकल्प आपका जो है वो 3 सही होगा। और प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में सबसे अच्छा बता रहा है? तो सबसे अच्छा शिक्षक के बारे में बताया, सबसे अच्छा क्लासरूम के बारे में बताया, अब सबसे अच्छा पुस्तकों के बारे में बताना है। तो विकल्प संख्या 1 है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। विकल्प संख्या 2 है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। 3 है, वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं। 4 है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1 ही आपका ठीक होगा, यानी वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। यानी कि जो भी सामग्रियां, जो भी संसाधन होते हैं, कई होते हैं, उनमें से वो एक है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर जोर नहीं दिया गया, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27, यानी कि आपका लास्ट थर्ड प्रश्न, और इसके बाद आप 2 क्वेश्चन और करेंगे और आपकी क्लास कंप्लीट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ एक्स से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 1 है मानवतावाद, जो कि किसने दिया था सिद्धांत? तो मैस्लो ने दिया था। जो भी चीज़ें याद आए तुरंत रिकॉल करते चलिए। इन्होंने 5 प्रकार की आपकी आवश्यकताएं बताई थी। पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़े व्यवहारवादी कौन हुए हैं। रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास, जो कि पियाजे ने दिया था। तो यहाँ पर जो एनसीएफ है वह किस पर अपना जो है पूरी समझ विकसित करता है? तो विकल्प आपका जो ठीक होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचनावाद, यानी करके सीखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, और प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बच्चा तभी प्रेरित समझा जा सकता है जब इनमें से कौन सा आप गुण देखेंगे? विकल्प 1 है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। अच्छा, मतलब वर्दी पहन के आ रहे हैं तो प्रेरित है। पता चला माता पिता ने मार पीट के वर्दी पहना के तैयार करके गुड्डा बना के भेज दिया, लेकिन अंदर से तो उसका मन ही नहीं है कि मैं जाके पढ़ूँ। 2 है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ठीक है, चुप है, बिल्कुल बोलते ही नहीं है, मतलब सर पूछे तो भी नहीं बोलना, ना पूछे तो भी नहीं बोलना, अनुशासन में बैठे रहना है। 3 है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। 4 है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, मतलब उपस्थिति में नियमित है, पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन आएंगे रोज। विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगी कि वे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी कि वह जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसके प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो विकल्प संख्या 4 ही आपकी ठीक हो जाएगी। और अगला प्रश्न है आपके सामने सेकेंड लास्ट, और जिसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 29 में कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विकल्प संख्या 1 है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो देखिए, नियमित आप परीक्षाएं कराते रहेंगे, उनको सीखने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो यकीन मानिए, आप 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं तो व्याख्या तो कहीं मैटर करती ही नहीं है। बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि वे व्याख्या को समझ सकें। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री हमने खूब भर रखी है, लेकिन हम अपना सहयोग दे ही नहीं रहे हैं। हम बच्चों को जोड़ करके, समझा करके नहीं बता रहे, हम सामग्री एक पे एक बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। उनके अधिगम को यदि सुधारना है तो विकल्प संख्या 4 बिल्कुल सही हो जाएगी कि शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यानी बच्चों को कहना कि चलिए ये समस्या आ गई है तो क्या करते हैं कि हम सभी मिलकर के इसको हल करते हैं। चलो बच्चों, सभी लोग अपने अपने विचार बताइए। तो इस तरीके से बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? मैंने बहुत देर से अनुशासन को क्या किया है, घसीट के दिया कि अनुशासन नहीं रखना है, लेकिन यकीन मानिए यदि सटीक और सही मात्रा में अनुशासन भी नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो आवश्यकता सभी की है, लेकिन
जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, वह किस तरीके से मदद करता है? ऑप्शन संख्या 1 है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है चुप्पी साधने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। तो एनसीएफ रट करके करने में मना करता है, वह रचनावाद को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा विकल्प संख्या 1, चुप्पी बच्चे क्यों ही साधेंगे और शिक्षक को निर्देश क्या ही करना है लेकर के, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें अधिगम वाला वातावरण बनाना है जो बच्चे के लिए बेहतर हो। तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए जो अनुशासन प्रिय कक्षा है वह कैसी होगी, सहयोगकारी होगी, मददकारी साबित होगी। तो आज के 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यकीन मानिए वहाँ पर आपके 25 से 30 क्वेश्चन सही होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ऑप्शन नंबर 1 है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 2 है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। और नंबर 3 है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 4 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट। और इसके साथ ही साथ आपको क्या बताया गया है, चैट सत्र, फ़ोन कॉल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप ईवीएस की शिक्षिका हैं और आपको क्या करना है, संप्रेषण के लिए किसी तुल्यकालिक यानी कि ऐसे कह सकते हैं आपके एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम है इनका, सोशल मीडिया का आपको चयन करना है, तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन और कॉल। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ईवीएस के अंतर्गत 6 थीम दी गई हैं और उनमें से ही प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि थीम यात्रा के बारे में कहा गया है कि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो इसी प्रकार जो निम्नलिखित में से थीम भोजन है इसे कौन पूरा करेगा? ऑप्शन नंबर ए है कृषि फार्म, ऑप्शन नंबर बी है जंगल, ऑप्शन नंबर सी है दुकानदार, ऑप्शन नंबर डी है किसान। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा थीम जो भोजन है उसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जंगल से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 63। और इसमें जो प्रश्न कह रहा है वह कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं को उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न सुन लीजिएगा। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का जो प्रश्न है वह विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न होगा? ऑप्शन नंबर 1 है खोजपूर्ण प्रश्न होगा, नंबर 2 है कंडीशनिंग होगा, नंबर 3 है चेनिंग होगा, नंबर डी है आपका परीक्षण और त्रुटि से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि खोजपूर्ण प्रकार का प्रश्न होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 64 और 64 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, एक घुमंतु परिवार, नंबर 2 है परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार, नंबर 3 है परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, और नंबर 4 है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो यदि उसको परिवार की एक थीम बनानी होगी तो वह किस जो थीम को है सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप हमेशा याद रखेंगे कि सीटेट ईवीएस पेडागोजी या साथ ही साथ आप किसी भी सीटेट पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उस विकल्प को चुनना है जो कई सारी विविधताओं को समेटे हुए हो, कई सारे विस्तृत उसमें चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें किस में मिल रही हैं? ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है और वह कुछ इस प्रकार है कि वहाँ पर आपको विकल्प के माध्यम से ही उत्तर का चयन करना होगा। तो प्रश्न थोड़ा सा छोटा हो गया है।
आसानी से देखने का प्रयास करेंगे। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो जो शीतल हैं वह क्या करती हैं कि ईवीएस में वह कहानी और कविताओं का ही प्रयोग करके ईवीएस को पढ़ाने का प्रयास करती हैं। उनके द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो कौन सा जो तर्क है वो सबसे ज़्यादा जो है सुटेबल होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पूरा करने साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, यानी इसलिए प्रयोग करती हैं ताकि विद्यार्थी इन्हें पहले भी सुन चुके हैं और साथ ही साथ पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। बी है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। डी है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो यहाँ पर आपका जो फिलहाल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 3, यानी कि बी, सी और डी सही लिए गए हैं। अब देखिए बी में कहा गया है कि विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सी कहा गया है कि विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में भी बताएंगे, ये भी ठीक है। और साथ ही साथ वह संवाद को क्या करेंगे, दिलचस्प बनाएंगे, जिससे बच्चों की रुचि उसमें बढ़ जाएगी। तो ये तीनों ही आपके कैसे दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो 1 से 5 तक जो ईवीएस है वह क्यों पढ़ाई जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नंबर 1 है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। नंबर 2 है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें जो बच्चे करके सीख रहे हैं या बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव है या बच्चे बाहर के जीवन से जोड़ पा रहे हैं या बच्चे समाज से सीख रहे हैं, ये सारे कैसे होते हैं, आपके राइट आंसर होते हैं। तो यही आपका विकल्प ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह उनके जीवन से जुड़े होंगे, इसलिए वह उन्हें आसानी से सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर, और इसमें कहा गया है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। ऑप्शन नंबर 2 है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ऑप्शन नंबर 3 है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो हम आगे की कक्षा में सिखाएंगे, ये तो कोई कारण नहीं हुआ आपका। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। यानी बच्चे जब स्वयं से थोड़ा कम नमक डालेंगे, अंडा क्या होगा, अंडा पानी में डूब जाएगा। फिर थोड़ा और डालेंगे, तो इस प्रकार जब वे खुद से कार्य करेंगे तो वे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है, तो बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है आपका क्यों आवश्यकता है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपके जो विकल्प है वह इस प्रकार है कि ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय एक्स पर जोर देना चाहिए।
तो आप लोग भी एक प्रकार का प्रश्न पत्र ही यहाँ पर हल कर रहे हैं और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो सही आंसर हैं उनको काउंट करते जाएँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस पेपर में आपका ईवीएस के अंतर्गत कितना स्कोर रहा है। अगर आप 15 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, लेकिन अगर इससे आप डाउन हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ईवीएस शिक्षक जब योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करेगा तो उस समय वह किस पर सबसे अधिक जोर देगा? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर। जो प्रश्न पत्र को बनाने के लिए सामग्री और उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, किन किन प्रकार के प्रश्नों को डाल रहे हैं, कितनी सूचनाओं को शामिल कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र की लंबाई आपका जहाँ भी है उसे आप कट कर देंगे। अंक आपके क्या होते हैं, निगेटिविटी को दर्शाते हैं, तो ये निगेटिव टैग होगा, इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने, और जिसमें कहा गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम नहीं है, यानी ईवीएस सीखने का कौन सा परिणाम नहीं है। नंबर 1 है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। नंबर 2 है दिए गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन नंबर 3 है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो ईवीएस के अंतर्गत उन्हें जो क्या नहीं सीखने को मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दिए गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना, ये चीज़ वह ईवीएस के अंतर्गत नहीं सीख पाएंगे। बाकी आप अच्छा बुरा स्पर्श कैसे होता है, गुड टच बैड टच, इसके बारे में भी सीख पाएंगे। इंडोर आउटडोर गेम कैसे खेलते हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। दिशाएँ क्या होती हैं, ग्लोब क्या होता है, मानचित्र क्या, इनके बारे में भी आसानी से सीख पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है 71, और 71 में कहा गया है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। तो आपको ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। तो आप पुस्तक का चयन करते समय किन मापदंडों को सबसे ऊपर आप रखेंगे। तो नंबर 1 है पुस्तकों में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। और नंबर 2 है आपका कि भाषा सरल विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 4 है पाठ्यपुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। और नंबर 4 है कि पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति धर्म वर्ग आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उसी विकल्प को चुनना है जो काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए विस्तृत रूप से है। तो ऐसी पाठ्यपुस्तक का चयन करेंगे जो बाल उन्मुख हो, क्योंकि बाल उन्मुख होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें चित्र भी होंगे, रंगीन भी होंगे और बड़े भी होंगे। लिंग जाति वर्ग धर्म किसी भी आधार पर उसमें भेदभाव को दर्शाया ना गया हो, यानी कि डॉक्टर के रूप में या टीचर के रूप में हमेशा शिक्षिका लड़की का चित्र और सोल्जर के रूप में हमेशा लड़के का चित्र छपा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपके लिंग जो रूढ़िबद्धता है उसको दर्शाता है। अपमानजनक व्यवहार रूढ़िबद्धता इत्यादि से रहित होनी चाहिए। इस चीज़ को हम सबसे ऊपर रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न जरूर समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पर अभिकथन ए है और कारण आर है। इत्मीनान से देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। जो प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस पढ़ाते हैं उसे हम विषय नहीं बल्कि थीमों में विभाजित करते हैं। और कुल कितनी थीम है, तो 6 थीम है। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। अब कहा गया है कि ए गलत है, आर सही है। नंबर 2 है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये शिक्षक और विद्यार्थियों के सीखने का आसान तरीका है। सिर्फ इसलिए जो है हम ईवीएस को थीम में विभाजित नहीं करते। हाँ, सीखने का आसान तरीका है, ये बात अपनी जगह ठीक है। थीम में सीखते हैं ये भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो
कारण आर है वह अभिकथन ए को पूरक नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 73 और इसमें कहा गया है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो व्यवहारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1 है ग्लोब से नक्शा पढ़ाना। नंबर 2 है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। नंबर 3 है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नंबर 4 है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। जब हमारे पास सामग्री होगी तो वह एक निश्चित रूप में नहीं होगी, उसमें कुछ चीज़ें कम होंगी तो कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो जो चीज़ और जो साधन आपके पास उपलब्ध होंगे उन्हीं से आप क्या करेंगे, अपने आसपास के माहौल और वातावरण के अनुसार ईवीएस की एक सुटेबल किट जो है वह तैयार करेंगे और इसमें बच्चों को सबसे अधिक सीखने को खोजने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। अगला जो आपको चयन करना है उसमें आपके क्या दिए गए हैं, कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आंकलन है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आंकलन एक्स है। नंबर 1 सीखने के लिए आंकलन। नंबर 2 सीखने का आंकलन। नंबर 3 है अधिगम के रूप में आंकलन। नंबर 4 है सीखने के बारे में आंकलन। तो जो ईवीएस के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन होता है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें हम करते हैं ए और सी यानी कि सीखने के लिए आंकलन और साथ ही साथ अधिगम के रूप में आंकलन। तो किस लिए सीख रहे हैं इसका आंकलन करते हैं और किस रूप में सीख रहे हैं इसका आंकलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला कथन और कारण से ही संबंधित प्रश्न संख्या 75। अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ईवीएस के अंतर्गत जो भ्रमण या क्षेत्र भ्रमण विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। कारण है आपका क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। अब आपके जो विकल्प हैं वह है ए गलत है परंतु आर सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि जो क्षेत्र भ्रमण विधि है वह आपकी प्रभावशाली है, ये ठीक है, लेकिन इससे वस्तुएं और घटनाएं याददाश्त को बढ़ावा देती हैं ऐसा ठीक नहीं है। बल्कि हम देख करके सीखते हैं इसलिए ये हमें ज़्यादा समय तक जो है दिमाग में रहती हैं और हम देख के रुचि भी हमारे अंदर बढ़ती है और हम ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। तो ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की जो दिशाएं हैं वह कौन सी होंगी? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 3 है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 4 है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है और आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तर पूर्व में स्थित है और जो आंध्र प्रदेश है वह दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 2 है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन 3 है मांसपेशीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 है ध्वनि ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मांसपेशीय ऊर्जा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम ईंधन जलाएंगे तो ऊष्मा यानी कि गर्मी प्राप्त होगी और साथ ही साथ प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 79 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? नंबर 1 है बोरा चावल। नंबर 2 है अरबोरिया चावल। नंबर 3 है बोम्बा चावल। नंबर 3 है पोन्नी चावल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोरा चावल। बोरा चावल आपका बिहू जो कि असम में मनाया जाने वाला सबसे मुख्य त्यौहार है उसके अंतर्गत बिहू में आपके बोरा चावल की जो किस्म है, चावल की किस्म बोरा जो है इसको पकाया जाता है और ये हल्के चिपचिपे चावल होते हैं और इनको वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
अच्छा मानते हैं इस चावल को पकाना बिहू के दिन। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। बिहार राज्य में यदि आपको मधुमक्खी पालन करना है तो कौन सा जो मौसम है, कौन सा जो समय है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। नंबर 1 है अक्टूबर से दिसंबर, नंबर 2 है फरवरी से अप्रैल, नंबर 3 है अप्रैल से जून, नंबर 4 है अगस्त से अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के अंतर्गत बिहार राज्य में जो मधुमक्खी पालन है वह बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगा। साथ ही साथ बिहार से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण मसाले दिए गए हैं और उनकी विशेषताएं दी गई हैं जिनको आपको स्तंभ ए और बी को मिलान करना है। तो चलिए फटाफट से मिलान करते हैं। यहाँ पर आपका जो जीरा होगा वह कैसा हो जाएगा, छोटा परंतु खुशबूदार। जीरा कैसा होगा, बहुत छोटा होता है लेकिन खुशबूदार होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं केसर की, तो केसर कैसा होता है, आपका पीले रंग का होता है। और अगर मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च आपकी दक्षिण अमेरिका से लाई गई है। और वहीं अगर लौंग की बात करें तो ये कील की तरह दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो ठीक होगा वो 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, 2 है कर्नाटक, सी है यानी कि 3 है केरल और 4 है तेलंगाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा आपका बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित तो नहीं, कैसा हो जाएगा, राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन कथनों में से आपको विकल्प को चुनना है। नंबर 1, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। नंबर 2 है यानी कि बी, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। नंबर 3 है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। नंबर डी है आपका कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताने हैं। तो कथन है बी और सी सही हैं, ए और सी सही हैं, ए और बी सही हैं, ए और डी सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और डी आपके सही दिए गए हैं। कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी सही दिए गए हैं। यानी कि कुड़ुक जो है, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। वहीं मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। यही आपके सही कथन है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और घनत्व आयतन से संबंधित आपका प्रश्न आ चुका है और जिसमें कहा गया है कि 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान यानी कि जी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आपका राइट आंसर निकल करके आएगा वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 144 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट आपका बताया गया है सांपों से रिलेटेड प्रश्न है। तो पशु पक्षी जानवर घोंसले खाना पीना इन सबसे प्रत्येक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सांपों के बारे में गलत कथन को चिन्हित करना है। नंबर 1 है वे भोजन को या शिकार को पूरा निगल जाते हैं। नंबर 2 है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। नंबर 3 है जहरील सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। नंबर 4 है वे अपने शिकार को चबा करके खाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत हो जाएगा कि वे अपने शिकार को चबा करके खाते हैं। तो सांप कभी भी शिकार को चबा करके नहीं बल्कि पूरा ही निगल जाते हैं। साथ ही साथ सांप के जो जहर से दवाई बनती है और उसे क्या कहते हैं, तो सीरम नाम की एक दवाई बनती है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो सांप होते हैं वो अपने 2 जहरीले नुकीले दांतों से एक तरीके से डंक मार के या छेद करके और वहाँ पर अपने खोखले दांतों में भरे हुए जहर को वहाँ पर उगल देते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघला करके बनाया जाता है। तो वैसे तो आप कांसे के लिए याद रखेंगे एक शब्द जिसका है तटिका। तटिका माने हो जाएगा ता से तांबा, टा से टिन और का से हो जाएगा आपका कांसा। तो यहाँ पर जो कांसा है वह किससे मिलकर के बना है। ऑप्शन नंबर 1 है टिन और कॉपर से, ऑप्शन नंबर 2 है कॉपर जिंक से, ऑप्शन नंबर 3 है एल्युमिनियम जिंक से और ऑप्शन नंबर 4 है जिंक और टिन से। तो राइट आंसर हो जाएगा टिन और कॉपर से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि 87 नंबर में कहा गया है, हाथी से संबंधित प्रश्न है आपका, कि एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। नंबर बी है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां एवं झाड़ियों को खा जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि वह सिर्फ 100 किलोग्राम की ही पत्तियों को खा पाता है। नंबर सी है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और डी है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो 87 का कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी सही है, ए बी सही है, सॉरी बी और डी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, या सी और डी सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सी और डी सही है, यानी हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और उन्हें कीचड़ में भी खेलना पसंद होता है। ये दोनों ही आपके कैसे हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें आपको कथन और कारण से संबंधित है, तो सही विकल्प का चयन करना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये मनाली के घरों के बारे में बताया गया है। कथन भी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो आपको सही विकल्प चुनना है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है परंतु ए सही है परंतु बी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपका ए गलत है परंतु बी सही है। मनाली में बहुत अधिक बारिश होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन इनकी छतें ढालू तो होती है मगर मजबूत खम्भों और बांसों पर नहीं बनाई जाती हैं। मजबूत बांसों और खम्भों पर आपके असम में जो है घर वह बनाए जाते हैं, लगभग ज़मीन से 12 फीट ऊंचाई पर। तो आपका ए गलत था, लेकिन जो बी है वह क्या था? सही दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कथन और कारण से संबंधित, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। अब आपके जो ऑप्शन है वह है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न को फिर से रीड कर लीजिए, क्योंकि ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। दाब लगाने पर गैस आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब लगाने से गैसीय कणों के बीच में अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। देन आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है और वह है कि पौधे के बारे में, पौधे निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो ये पौधे के किस भाग के बारे में कहा जा रहा है? तने के मुख्य कार्य हैं, तो तने के इनमें से कौन से मुख्य कार्य हैं? 3 काम आपको बताए गए हैं, भोजन का भंडारण करना, या शक्ति और सहारा देना, या जड़ों से जल और खनिज पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। तो केवल बी और सी सही है, केवल बी सही है, केवल बी और सी ए और बी सही है, और केवल ए बी सी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बी और सी में क्या कहा गया है कि तना क्या करेगा? पौधे को सहारा देता है। ये तना क्या करता है कि पौधे को सहारा देता है। साथ ही साथ वह जमीन से क्या करता है कि खनिज तत्व और पानी का अवशोषण करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती हैं और वही भोजन को भंडारित भी करती हैं। तो 2 काम आपके हो जाएंगे कि शक्ति और सहारा देगा, साथ ही साथ पानी और खनिज को नीचे से ऊपर तक पहुँचाएगा। ये तने का कार्य होगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमने 30 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस बने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप 30 में से कितने क्वेश्चन 50 प्लस कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि सीटेट एग्ज़ाम तक आप आसानी से अपना 25 और 30 के बीच में स्कोर पहुँचा लेंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए और इस श्रृंखला से लगातार जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।